डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड ने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। एक एक सेट सभी के जारी किए गए हैं, एमसीक्यू के लिए भी और सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव के आंसर्स बनाए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के सारे सब्जेक्ट के आंसर्स दे दिए गए हैं, जिसमें आप साइंस देख सकते हो, आपका साइंस अवेलेबल है। ठीक है, एसएसटी को भी कंप्लीट करा दिया गया है, सारे डिटेल में समझाए गए हैं। इंग्लिश को भी मैंने हिंदी वर्जन में समझा दिया है, और अभी आप जो है मैथ देख रहे हैं, इसको भी हम हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में समझने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, मॉडल पेपर की पीडीएफ की लिंक अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करना ना भूलें, और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि सभी बच्चों तक ये जो है वीडियोस पहुंचाएं, और ताकि वो लोग भी जो है देख करके अपने आप को तैयार करें। तो शेयर करना बिल्कुल आप ना भूलें, ये मस्त समझ लें कि आपको शेयर करना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम बात करें तो इसमें पूछा क्या है, पूछा है आपसे प्राइम फैक्टर। ठीक है, आप जिसको बच्चे को थोड़ा समझ में नहीं आता हो हिंदी, उसके लिए मैं बता दूं, इसमें प्राइम फैक्टर पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सीधा सीधा जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो मैं यहीं पर निकालने की कोशिश करूं तो सिंपली देखोगे आप 140 अगर हम लेते हैं। ठीक है, 140 ले लें और उसको करते हैं सॉल्व। तो ले लेते हैं हम पहले 140 का ही हमें करना है, तो 140 कैल्शियम ले लेते हैं, बस सिंपल सा है। तो आप पहले 140 लीजिए, अब इसको डिवाइड करेंगे हम, कितने से जाएगा, 2 से पहले चला जाएगा, 2 से आ जाएगा अब 7 बार में, 70 बार में कट जाएगा 2 से। फिर ये 70 2 से फिर काट सकते हैं हम, ये 35 बार में कट जाएगा। और फिर से अगर हम 35 को काटे तो ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 हो जाएगा ना। तो 7 5 35। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं उन्हीं को देखना है। तो हमारे पास जो फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 इंटू 2। हमारे को जो फैक्टर मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कभी कभी एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी दे देता है कि आप जो है कैसे करेंगे। देखिए, कभी कभी एग्जामिनर जो है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी दे देता है। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि दो बार आया हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा संख्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप में है या के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, और जो है विच टाइप ऑफ इंटीजर इज 6q प्लस 5। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं। इसमें बोल रहा है विच टाइप ऑफ इंटीजर 6q प्लस 5 इज। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर जो है q का मान आप कुछ भी रखिए, और जो भी इंटीजर मिलेगा उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हमारे को इक्वेशन दे रखा है 6q प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम मानते हैं, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर है, धनात्मक में आपका 0 भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 होता है, पॉजिटिव आपका 1 होता है, पॉजिटिव 2 होता है, पॉजिटिव 3 होता है, पॉजिटिव 4 होता है, पॉजिटिव 5 होता है, पॉजिटिव, इस तरह सारे पॉजिटिव है और धनात्मक है। तो यहाँ पर अगर क्यू की जगह जो है यहाँ पर 1 2 3 4 4 क्या है, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है आपके धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये इसका मतलब ये क्या है, क्यू के वैल्यू बता रहे हैं, क्यू की जगह रख सकते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 6 इंटू, ठीक है, क्यू की जगह क्या रखूँ 0, तो अगर मैं यहाँ पे क्यू की जगह 0 रखूँ, ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ध्यान दो, सब जगह मैं 2 3 जगह रख के दिखा देता हूँ आपको। 6 की जगह 0, क्यू की जगह 0 रखा, क्यू की जगह अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है, क्यू की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, और फिर क्यू की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप 2 रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 3 संख्याएं आपसे लेकर के दिखा दी है कि भाई क्यू की जगह हम जो है 1 2 रख रहे हैं, 0 1 2 रख रहे हैं। प्लस में क्या है, तो प्लस में हमारे को 5 दे रखा है, तो प्लस 5 इसमें भी है, प्लस 5 इसमें भी है, और प्लस 5 इसमें भी है। समझ लेना इस चीज़ को। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस में 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा 5। अच्छा, दूसरी संख्या देखें तो ये 6 गुना 1 6 ही होगा, और 6 प्लस 5 11। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 गुना 2 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सब जगह पे ओड संख्या आ रही है, ओड मतलब विषम संख्या आ रही है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है। जितने भी आप करते जाओगे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक रखते जाओगे, सारी संख्याएं जो है वो क्या आएंगी, आपकी विषम संख्याएं आएंगी। और विषम संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, तो ओड नंबर्स बोलते हैं। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बस यही हमें बताना है इसमें। तो यहाँ पर जो है ओड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ओड बोल देंगे। ठीक है, ये क्या है, ओड है। ठीक है, तो वो संख्या जो है ओड होगी, विषम होगी। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कौन सी आ गई, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया। अब आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये देखिए, यहाँ पर बोला गया 3 प्लस 2 रूट 3, सॉरी 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। सभी को पता है कि रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या होती है, रूट से बाहर आ ही नहीं सकती है, और इसके साथ कोई भी संख्या जुड़े वो जाकर के अपरिमेय संख्या ही बनाएगी। तो यहाँ पर सिंपली क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है 5 प्लस 2 रूट 3 इज ए। तो ये कैसी क्या है, ये कौन सी इज ए टाइप ऑफ नंबर क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको क्या है, ये आपकी इररेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इररेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इररेशनल जो है आपका ये नंबर है, इररेशनल पूरा लिख देंगे, इररेशनल नंबर है, तो अपरिमेय संख्या यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सी आपका ऑप्शन, पहले में सी और तीसरे में सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है, दोनों पूर्ण संख्या जो है आपको बता दिया कि q और r जो है आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं यानी कि पॉइंटों में नहीं है, और a और b जो है आपके धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारे को पता है भाजक गुणा भागफल वाला शेषफल वाला आपको फॉर्मूला याद होगा। तो आपको याद होगा कि
जब हमारा इसका वो बनाते हैं इस तरह से, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, इसमें जो है इस तरह से लिखते हैं। तो इसके बाहर जो होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भाजक। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, ये बाहर भाजक आ गया। अंदर क्या होता है, तो अंदर जो होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, हम भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो यहाँ पे आता है इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो आता है उसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल हो गया आपका। और जो नीचे अगर कुछ बचता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नीचे बचेगा तो उसको हम बोलते हैं शेषफल। अब ये जो आपने देख लिया, इस सभी को पता है अच्छी तरह से, क्यों इसी में कंफ्यूजन होता है। तो भाजक को जो है हम क्या बोल देंगे, तो भाजक को इंग्लिश में बोल देंगे डिवि जो है आपका डिवाइजर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, भाजक जो होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है डिवाइजर। और भाज्य जो होता है, भाज्य को बोलते हैं हम डिविडेंट। भाज्य जो होता है ये होता है आपका डिविडेंट। और जो है भागफल क्या होता है, तो भागफल जो होता है इसको कोशेंट बोलते हैं। तो ये होता है आपका कोशेंट। और ये जो शेषफल होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमारे पास ये क्या है, ये बी। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा भाजक बराबर क्या होता है, तो हम इसको अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है भाज्य। ध्यान देने वाली चीज यही है कि हमारे पास क्या होगा, भाज्य बराबर जो भाज्य है वो क्या आता है, अंदर वाला जो संख्या है उसका मान क्या होगा, तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका भाजक गुणा में आपका भागफल। ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे ये शेषफल में। तो आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल इंटू प्लस में शेषफल। तो ऐसा कौन सी इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है, बटे में है, ये बटे में है, ये माइनस में है, तो ये तीनों कट गए, अपने आप सीधा बच गया पी बी इंटू क्यू, यानी कि भाजक गुणा भागफल बी इंटू क्यू प्लस में शेषफल आर। आर इज द रिमाइंडर, क्यू इज द कोसेंट। और जो यहाँ पर बी जो डिनोट किया गया है ये भाज्य है, और ए जो है भाजक है, और ए जो है ये भाज्य है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना पांचवा प्रश्न और इसको समझते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग यानी कि आपको बोल रहा है कि जो है आपको अ, शून्यांकों मतलब जीरोस का जो है योग दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका सम ऑफ जीरो दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग दिया है 3, और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, वो शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है -2। तो आपको सिंपली पहले हमें लिख लेना है कि आपको जो दिया गया है वो चीज हम लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारे को शून्यांकों का योग, तो हम शून्यांकों का योग को क्या लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे को वो गिवन है आपको 3। और दूसरी चीज हमारे को दिया है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो है अल्फा इंटू बीटा जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है -2। द्विघात समीकरण हमारे को पता है कि क्या होती है, हम क्या लिखते हैं द्विघात समीकरण को इसके शून्यांकों के रूप में, तो हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट में जो है हमारे शून्यांक जो होते हैं जिनका योग दिया होता है वो आता है, तो एक्स सॉरी अल्फा प्लस जो है आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद जो है इसके साथ में x मल्टीप्लाई होता है, और फिर प्लस में जो है शून्यांकों का गुणनफल आता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। और ये जो है समीकरण ये किसके बराबर होती है, ये जो है शून्य के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अब हमारे को अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, तो हम जो है इनमें मान रखते हुए जाएंगे और इसको आंसर को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस में ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे को दे रखा है जो है 3 है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 3, और गुणा में इसके साथ में एक्स है तो इसके साथ गुणा कर देंगे एक्स, और फिर प्लस का साइन है प्लस लगाया, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने जो है इसमें -2 यहाँ पे रखा। ठीक है, अब ये -2 रखा यहाँ पे, और बराबर जो है 0 हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह और प्लस का जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर 3x, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास बन के आई है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमारे ऑप्शन में कहाँ पे मैच हो रही है, तो उससे हमें टिक कर देना है। तो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 ये दिख रहा है आपको, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्यूशन समझ में आ रहा है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स सीखने की बात है, केवल टिक करने की बात नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है किसी बहुपद px, अब देख ध्यान रखना ये x की बात कर रहा है, x के लिए ग्राफ में दिया गया बहुपद के शून्यांकों की संख्या आपको बतानी है। यानी कि सीधा सीधा जी यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो है इस ग्राफ के अंदर px के जो है कितने शून्यांक है ये आपको बताना है। तो x लाइन आपको दिखाई दे रही है कि x लाइन जो है ये x लाइन है, आपको सभी को दिखाई दे रही है, इस ग्राफ में बनाया गया कि x लाइन है। अब इस x लाइन को इस ग्राफ में काटा जा रहा है, तो यहाँ पे जब काट रहा है तो आप देख सकते हो x लाइन को, जो ये ग्राफ यहाँ से आ रही है, अगर मैं यहाँ से चलता रहूँ तो ये ग्राफ देखो ध्यान से आ करके सबसे पहले एक्स लाइन को इस जगह पे काट रही है। यहाँ पे काटा इसने एक्स लाइन को, फिर यहाँ से नीचे थोड़ी सी घूमी, और फिर दोबारा इसने एक्स लाइन को काटा, अब फिर जाके वाई लाइन को काट रही है, और फिर वापस नीचे आते समय
एक्स लाइन को काट रही है। यानी कि मेरे को ये एक्स लाइन को एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार जो है यहाँ काट रही है। तो यहाँ पर एक्स का पी एक्स के शून्यांक पूछे तो एक्स को जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर जो है 4u² + 8u के शून्यांक जो है वो क्या होंगे ये आपको निकालना है। तो इसके शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हम सिंपली क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। तो हमारे को जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया 4u + 8u, तो हम लिख लेते हैं 4u, ठीक है, प्लस 4u² प्लस आपका 8u, ठीक है, और शून्यांक निकालना है तो इसको हम करेंगे इक्वेस टू 0, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखोगे कि इसमें u है, हमें शून्यांक निकालने हैं, तो यानी कि u की वैल्यू निकालनी है कि u की वैल्यू होगी क्या शून्यांक। यहाँ पे u की जगह x दे सकता है, a दे सकता है, b दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं u देख करके, यहाँ पे केवल एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए करता है। तो मैं अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मेरे पास 4 जो है u निकाल दूंगा मैं, तो मेरे पास अंदर यहाँ पे 4u, अगर यहाँ से इसमें से 4u निकाल दिया तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा केवल u, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 8u है, तो 8u बनाने के लिए 4u को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ बचा 2। तो हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख दिया, बराबर में ये 0 हो गया। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ या ठीक है, पहले तो हम कह सकते हैं 4u = 0 होगा, या तो एक आपका, या तो 4u 0 होगा, ये इक्वल इसको एक बार 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, या 4u = 0 या u = जो है आपका कितना आ जाएगा, तो u = जो है आपका यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, देखना है आपको कि ये 4u आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर, तो u बराबर 0/4 यानी कि 0। या फिर अगर मैं दूसरा देखूं, दूसरा पार्ट u प्लस में 2 ले लूं और ये इसको 0 के बराबर करूं, तो u बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, u यहीं रह जाएगा और ये 2 उधर जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। यानी कि दूसरी जो u की वैल्यू आई है वो आई है -2 और एक u की वैल्यू आई है 0, यानी कि मेरे पास u की वैल्यू 0 भी आ रही है और -2 भी आ रही है। तो क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं, बहुपद में शून्यांकों का 0 होगा तो 0 है, ठीक है, -1/2 नहीं होगा, -2 है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन है, ए तथा सी दोनों हैं, तो ए तथा सी दोनों ही हैं, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। बस हमें क्या है, कॉमन लेकर के जो है एक बार पहले वाले टर्म को जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इसको 0 करना है, और एक बार दूसरा जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया गया है उसको 0 करना है। दोनों को एक एक बार 0 करेंगे तो एक एक वैल्यू जो है अलग अलग आ जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन पूछा गया, रेखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है आपको, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इसमें बोला है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो निम्न में से सही को चुनना है आपको। तो इसका सारा का सारा आपको समझ में आना चाहिए। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें बोल रहा है आपको, बोल ये रहा है कि देखो इसमें जो ये समीकरण है आपकी और जो दूसरी समीकरण, 2 समीकरण आपको दी गई हैं यहाँ पर, एक जो है इक्वेशन आपको ये दी गई है और एक इक्वेशन जो है आपको ये दी गई है। अगर ये दोनों इक्वेशन हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके युग्म हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपको दे रखी है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जो है ये किस टाइप के सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, सिंपली पूछ रहा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं इसमें हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या होती हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। देखिए सबसे पहला जो हमारा होता है, इसमें होता है a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। पहले तो ये चीज समझिए, a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन जो होती है हम उसको कहते हैं a1/a2 = b1/b2, ठीक है, = c1/c2। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जो होती है इसमें केवल एक हल होगा। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो केवल एक हल होगा। मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा, एक हल होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अनेक हल होंगे, अनेक हल, ठीक है। अच्छा, और जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज है, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो एक हल देता है इसमें जो है आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इसमें। और जो है आपकी इसमें अनेक जो हल होंगे इसमें होंगी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। और जो है इसमें इसमें क्या होगा, तो इसमें समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, समांतर। तो ये चीज हमारे को ये पता चल गया। अब हमारे को सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और देखना है कि हमारे जो आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी मैं बता दूं कि ये इंग्लिश में क्या कह रहा है। देखो इंग्लिश में जो है आपको सीधा सीधा जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये यानी कि एक हल, यानी कि इसको बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट जो UNI नहीं लिखा, जो a1/a2 इज नॉट इक्वल इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसको बोलते हैं हम अनेक हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका
इसमें जो कोई हल नहीं होता तो इसमें नो सोल्यूशन लिख दो आप, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा जो है मेथड की हमको क्या यूज करना है। अब यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को जो दी गई है इक्वेशन, इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं अगर इसको a1 अपॉन में a2, तो यहाँ पे a1 है अपॉन में ये a2 है, तो लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे b1 अपॉन में ये b2 है, तो b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 अपॉन में c2। यही बोल रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमने देखा यहाँ पे अनेक हल होंगे, यानी कि उसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो मैं कह सकता हूँ अनेक हल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखिए, समीकरण दिया गया आपको 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। अभी अभी हमने जो है बात करी थी, यहाँ पर जो है देखो संपाती होंगी या समानांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रतिच्छेदी होंगी। तीनों के कंडीशंस मैंने बता दिए हैं। अब हम जो है इस समीकरण को जो है चेक करते हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जो है क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये तो जो है ये आपका a1 हो गया, ठीक है, ये आपका b1 हो गया और ये आपका c1 हो गया। यहाँ पर जो है ये आपका a2 हो गया और ये आपका b2 हो गया और ये आपका c2 हो गया। अब हम इसमें किसी भी एक में रख लेते हैं, कोई भी आप लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर a1 जो है मेरे को दिया गया है, ये जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, यहाँ पर मेरे को 6 दिया गया है, तो 6/3 6 a1 बटे में a2, तो इसका a2 कितना है 3 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए b1 अपॉन में b2, b1 कितना दिया गया है -2 दिया गया है तो -2। ठीक है, और यहाँ पे b2 कितना दिया गया है तो -1 दिया गया है, क्योंकि माइनस y के साथ कुछ नहीं है तो -1 हो गया। और बराबर में आपका c1 अपॉन में c2, c कितना दिया है आपको 9 दिया गया है और c2 कितना दिया गया है 12 दिया गया है। अब इसको हम अगर काटते पीटे तो क्या होगा देख लेते हैं, काट पीट के ये आपका 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर जो मैं इसको काटूं तो मतलब सिंपली देख सकते हो कि ये बराबर जो है होगा या नहीं होगा, इसके बराबर होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण जो बनेगी वो कैसी बनेगी, तो इसको मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2/1 आ गया इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अलग कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2/1 आ गया पहले वाले को काटने से, ये बराबर है -2/-1 के, तो -1 से -1 माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 2/1 है। तो हमारे पास a1 अपॉन a2 तो बराबर आ गया इक्वल्स टू, अब ये 9/12 है तो 3 3 9 और 3 चौक 12, ये आ गया 3/4। यानी कि आप देख रहे हैं कि 2/1 इसका भी है 2/1 इसका है, तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी समीकरण से सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, सही है, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, और सोल्यूशन नहीं होगा तो कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये रेखाएं जो है पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पैरेलल। ठीक है, समानांतर। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है 10वां क्वेश्चन, समीकरण युग्म दिया गया है x प्लस में y इक्वल्स टू 6 है और x माइनस y इक्वल्स टू 2 है, इसका आपको हल बताना है। यानी कि इसको हमें बताना है कि इसका युग्म का जो है सही हल होगा, इसका सोल्यूशन बताना है, या करेक्ट बोल सकते हैं कि करेक्ट जो है सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, करेक्ट सोल्यूशन बताइए, ये पूछ रहा है इसमें, है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो हम जो है दोनों समीकरण को लिख करके सॉल्व कर देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपका x प्लस वाई 6 दे रखा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू गिवन है हमारे को 6 के बराबर, और जो है दूसरी समीकरण हमारे को दे रखी है x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख लिया हमने x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो ये हम दोनों समीकरण को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने से जो है आसानी से ये y से y कट जाएगा, हमारे को कोई ना कोई एक को एलिमिनेट करना होगा, एलिमिनेशन मेथड लग रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि हमारा जो है ये y प्लस का है, और y में प्लस का प्लस y में माइनस y जोड़ूंगा तो ये कट जाएंगे, और x में x जोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 2x। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आपके 6 और 2 8 के। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप x निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा, यानी कि 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यानी x की वैल्यू आ गई 4। x का मान किसी भी एक समीकरण में रखें, अगर मान लो इसमें रखते हैं तो x की जगह लिखूंगा 4 प्लस में y, ठीक है, इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y यहीं रह जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो y निकालूंगा तो y जो है 6 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो मेरे पास x का जो वैल्यू आया वो आया 4 और y की वैल्यू आई 2, यानी कि मेरे को 4,2 वाला जो है आंसर वो ढूंढना है। तो 4,2 कौन सा आंसर है वो देखना है हमें। तो 4,2 जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरण जो है बताना है इसमें से, यानी कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें बताना है। अगर हम इसको सिंपल रूप से समझें तो यहाँ पे देखो x
ब्रैकेट में x माइनस 3 है, तो x जब ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के इस साइड जो है आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट के इस साइड भी आपको एक्स स्क्वायर पहले से दे रखा है, तो इधर से आपको ब्रैकेट के इस तरफ एक्स स्क्वायर दे रखा है। जब हम दोनों को एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसको 0 की इक्वेट करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये एक्स उधर जाएगा तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, यानी कि ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो पहले में एक्स एक्स की कट जाएंगे। दूसरे बी में देखें तो यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपके इसके बराबर में एक्स स्क्वायर है। फिर हम एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तीसरा जो है डी ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर इस साइड है, और इक्वल्स टू के उधर भी आपका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर निकलेगा। जब हम एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आपके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट के इधर जो है आप सॉल्व करिए, इधर एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, इधर आएगा 2x माइनस में 6 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर 2 होते तो कट जाते, इधर भी एक्स स्क्वायर होता, इधर भी एक्स स्क्वायर होता तो कट जाता, लेकिन इस साइड में एक्स स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी सभी तीनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर जो है दोनों तरफ देखने को मिल रही है, और दोनों तरफ बराबर ही है, प्लस का ही है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का मिल रहा है और इस साइड भी प्लस का एक्स स्क्वायर मिल रहा है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो आपको सिंपली बता रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, गुणा करके देखिए, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बस ये थोड़ा सा तजुर्बा आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो कि आपके इंग्लिश में आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 12वां नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। अब इसमें मूलों की प्रकृति जो है वो कैसी होगी, इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है ना, आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स बताओगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण, इसमें मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति जब बात करता है तो हमें विविधकर का फॉर्मूला जो है हमें पता होना चाहिए। तो विविधकर का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला जो होता है नीचे भी दिया गया है यहाँ पर, लेकिन आपको एक्जैक्ट क्या पता है कि सही है कौन सा गलत है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, ये विविधकर का फॉर्मूला होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हमारा विविधकर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो है विविधकर जो है, मान लो कि हमारे पास बी की वैल्यू और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू रखें, तो डी की वैल्यू जो भी आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। अगर मेरा d का मान 0 आ जाता है, यानी कि इसको यहाँ पे बी स्क्वायर और 4ac मैं रख के बताऊंगा, d अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका d जो है वो ज्यादा आ जाए, शून्य से, 0 से ज्यादा आ जाए, या फिर d जो है आपका कम हो जाए 0 से, ठीक है, यानी कि d जो है, या फिर कह सकते हैं d से विविधकर से ज्यादा शून्य हो जाए, या शून्य से विविधकर कम हो जाए, तो यहाँ पर जो है क्या क्या कंडीशन होंगी। सबसे पहले कंडीशन, अगर d बराबर 0 आए तो हमारा जो वास्तविक और समान मूल होगा, कौन सा होगा, वास्तविक, ठीक है, और समान। वास्तविक और समान मतलब कि आपका जो है सिंपली बोल सकते हैं कि वास्तविक मतलब आपका रियल रूट्स होगा और सेम, ठीक है, इक्वल रूट्स होगा, समान होगा। और यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो है, अगर डी जो है आपका 0 से ज्यादा आ जाता है, 0 के बराबर आएगा, 0 के मान के बराबर आएगा तो वास्तविक समान होगा, और 0 से अगर ज्यादा हो जाता है तो इसमें जो है आपके वास्तविक तो होगा ही, क्या होगा, वास्तविक विक होगा, लेकिन जो है ये भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा मूल। और डी की वैल्यू अगर 0 से कम हो जाती है तो कोई मूल जो है नहीं होगा, ठीक है, कोई मूल नहीं, कोई मूल जो है नहीं होगा। अब ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, उसको रख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर जो a है, और देखो यहाँ पर हमारे को क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ABC हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो समीकरण में इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। तो समीकरण हमारे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें हमारा a क्या है, तो a ये है आपका, b ये है और c ये है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो a बराबर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और b बराबर कितना है, तो b बराबर जो है ये भी 1 है, और c कितना है, तो c बराबर जो है मेरे को -1 है। अब इन सभी की वैल्यूज को जो है मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, और जो भी वैल्यू आएगी उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी जो है मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। b हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रखा मैंने 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 है तो ये वाला 4 है, इनटू में a है, a क्या है, a 1 है तो 1 रखा, ठीक है, और इसके साथ में c है, c कितना है, -1 है, तो इसमें -1 जो है आपने मल्टीप्लाई किया। अभी आपके पास एक का एक स्क्वायर तो वही रहेगा, ठीक है, और एक स्क्वायर का मतलब वही बात है कि एक स्क्वायर क्या होगा, एक ही आ जाएगा, तो स्क्वायर हटा दीजिए इसमें से। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमने लगाया माइनस का साइन, और 4 गुणा 1 और माइनस का 1 से जब आप गुणा करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का जो है यहाँ पे 1 प्लस का कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -4 और इंटू -1, -4 और -1 4 आ गया, प्लस का 4 आ जाएगा आपको। यानी कि यहाँ हमारे पास जो डी की वैल्यू आ रही है वो डी कितना आ रहा है, तो डी आ रहा है मेरे पास 4 और 1 5, 5 जो है यहाँ पर डी आ रहा है। अगर डी जो है 5 आ रहा है यानी कि डी कितना है, 0 से बड़ा है, 0 से आपका बड़ा है, तो जो है यहाँ पे देखने को आपको क्या मिल रहा है, वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, यानी वास्तविक और असमान जो है मूल होंगे। वास्तविक और असमान का मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और असमान जो है आप बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिए 13 नंबर में ए एक्स
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है? तो अभी अभी हमने देखा दो भिन्न और वास्तविक मूल तभी होगा जब हमारा समीकरण इसमें डिस्टिंक्ट रूट की बात कर रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है कि भिन्न दो भिन्न, मैंने अभी अभी बताया भिन्न में क्या होता है, वास्तविक और असमान कब होंगे? तो वास्तविक और भिन्न असमान जब होंगे, कब होंगे? डी जब ज्यादा होगा जीरो से। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जो है जीरो से ज्यादा हो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जो है जीरो से ज्यादा होगा, तो हमारा जो है वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, असमान मूल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रूट के बारे में पूछा है, तो हमारे पे यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन से लिखी हुई है। इसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। द्विघात समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो का विविध कर क्या होगा। अब आपको जो है विविध कर निकालना है, तो विविध कर निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने भी बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे को जो इक्वेशन दे रखी है उसमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले तो आपको ए ये है, बी ये है और सी ये है। हमारे पास जो है फॉर्मूला पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी बराबर होता है उसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी की वैल्यू मुझे निकालना है, इसने क्या बोला है कि विविध कर हमें क्या होगा वो निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, मैं बी की वैल्यू रख लूँ, तो यहाँ पर जो है बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? माइनस का वन दिख रही है, तो मैं माइनस के वन का जो है यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूँ। अच्छा, माइनस में फिर आपको दिया गया है फोर, इंटू में है ए की वैल्यू दे रखी है आपको वन, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ पे वन होता है तो वन, और इंटू में जो है आपको सी दे रखा है प्लस का थ्री, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा आपका इंटू, क्योंकि ये फॉर्मूले में लगा रहे हैं। तो फॉर्मूले में जैसे ही हमने डाला तो डी की वैल्यू जो आएगी वो देख लेते हैं। तो माइनस का वन का स्क्वायर जो है वन हो जाएगा, माइनस में जो है यहाँ पर आपका थ्री इंटू फोर, चार तीन बारह इंटू वन, एक ही बात है, बारह ही आएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के 11 आएगी। तो डी की वैल्यू माइनस 11 जहां पर है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इक्वल्स टू माइनस 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुनना है, यानी कि आपको nth टर्म जो है बताना है किसी जो ही आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्रथम पद ए दे रखा है, सार्वंतर डी कॉमन डिफरेंस है, आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, और एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, जो है आपका चौथा ऑप्शन। यही फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद करना है, इसमें कोई समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन देखेंगे इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, 10 7 4 का 30वां पद जो है आपको निकालना है। एन जो है आपको दे रखा है, इसमें हमारे को ए एन प्लस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि एपी में जो है हमारे को प्रथम पद जो है दे रखा है, जिसमें आपका दिया गया है फर्स्ट टर्म जो है आपका कितना है, तो आप कह सकते हैं कि ए जो है आपको दिया हुआ फर्स्ट टर्म वो दिया गया है 10, और दूसरा जो है इसमें आपको दिया गया है एन, एन जो है आपको निकालना है 30वें का, और एक चीज और दे रखी है आपको डी, डी निकाल लेंगे तो आप 7 में से 10 को घटा दीजिए, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा देते हैं हमेशा, या 4 में से 7 को घटा दीजिए, एक ही बात है, पिछले आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। तो हम अगर 7 में से माइनस करते हैं 10 को, तो हमारे पास माइनस थ्री जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे को यही यूज करना है, तो यहाँ पे ए 30 निकालना है मुझे, तो ए एन की जगह क्या रखना है, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ए एन, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख दूँ, इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला था ए एन बराबर होता है ए प्लस यहाँ पे n माइनस वन और इंटू में डी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो है सीधा सीधा हम देख सकते हैं ए एन की जगह ए और एन की जगह क्या रखना है, 30 रखना है, बराबर में ए की जगह मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ए की जगह मैंने रखा 10, ठीक है। और यहाँ पर जो है एन मेरे को कितना दिया हुआ है, एन 30 दिया हुआ है, तो मैं रखूंगा 30 माइनस एक, और गुणा में और मल्टीप्लाई में डी है, डी कितना है माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि गुणा में है। अब जो है ए 30 निकालना है मुझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जो है आपका, अच्छा बीच में प्लस का साइन भी लगा लेना, 10 प्लस में है, ठीक है, ए प्लस, तो 10 प्लस में कितना हो जाएगा, 30 में से एक गया तो ये आपका 29, और यहाँ पर जो है इस 29 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लीजिए, ये माइनस का 3 है तो इसको माइनस के 3 से जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 29 को माइनस के 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए 30 बराबर जो है 10 प्लस 29 गुना माइनस 3 करेंगे तो 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 7 8, 87 जो है ये माइनस का 87 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस के 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, प्लस हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका माइनस का 87 आ जाएगा। अब माइनस का 87 और 10 का प्लस का 10 जो है वो आप करेंगे इसमें से माइनस, तो माइनस का 77 जो है आ जाएगा। तो इसका मतलब A30 जो मैंने 30वां पद निकाला वो कितना आ रहा है, माइनस 77 आ रहा है। हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एक एपी है आपका जो 3 8 13 18 खाली स्थान का कौन सा पद जो है 78 है, ये आपको बताना है। 78 जो है कौन सा पद होगा, यानी कि इंग्लिश में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो आपको कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा ये आपको बताना है। हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया है ए एन जो है वो दे रखा है 78, ठीक है। ए एन की वैल्यू दे रखी है और हमें जो है वो कौन सा पद है वो हमें निकालना है। तो चलिए एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एन नहीं दिया गया है, ए एन पूरा दिया गया है, तो ए एन का फॉर्मूला भी हम फिर से लिख लेते हैं। तो ए एन का जो फॉर्मूला है उसको वापस से लिखें, ए एन बराबर जो है बार बार लिखने से क्या होगा आपको याद हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी है।
तो ए एन मुझे 78 दे रखा है, मैं 78 लिख लेता हूँ। ए एन की जगह मुझे रखना है 78, ठीक है। बराबर में ए कितना दे रखा है, पहला पद जो है यहाँ पे 3 दे रखा है, तो पहला पद मैंने रखा 3, प्लस में आपका जो है ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन, एन तो मुझे निकालना है तो n में रख दूंगा ऐसे कैसे -1 कर दूंगा, और d मुझे कितना दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल ले, 8 में से 3 घटा दीजिए, 13 में से 8 घटा दीजिए, तो आपके पास में 5 आएगा, तो d जो है मेरे को 5 मिल गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है आप 78 का 78 रहने दीजिए, और जो है यहाँ पर से 78, ये जो प्लस का 3 है ये इधर ले जाते हैं, क्या पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n और माइनस का 5, इस तरह से ये ब्रैकेट खोला तो हमारे पास आ गया। अब जो है 78 इधर है आपका, ये 3 और ये माइनस का जो है आपका इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, चाहे आप इधर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हो जाएगा 5n, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका आ गया 78, और यहाँ पे प्लस में 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, बराबर बचा क्या है 5n, ठीक है। अब मुझे बस आंसर निकालना है, तो यहाँ पे जो है ये 80 हो गया, 80 बराबर हो गया 5n, और n बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे में 5, और 5 से काट दीजिए, तो ये आपका कितनी बार में कटेगा, तो 5 एकम 5 और 5 16 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 16 जो है 16 85 हो जाएगा, तो 16 n की वैल्यू जो है मेरे को मिली कितनी 16, तो हमारे पास 16 आंसर जो है वो उसको हम टिक कर देंगे। तो 16वां पद जो है वो 78वां होगा, ठीक है। इससे एपी का जब 16 पद 18 के बाद में 5 जोड़ दीजिए, तो 18 और 5 23 हो जाएगा, 23 के बाद में फिर जोड़ दीजिए 5, 5 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा ये 28, फिर इस तरह से करते जाएंगे, तो 16वां पद जो आएगा वो 78वां नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ये बोल रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज कैसी होती हैं, तो वो समानुपाती होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल जो है ये प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, तो यहाँ पर जो है आपके बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है आपको निकालना है। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं इस चीज को कि जो है त्रिभुज एक का जो त्रिभुज पहला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, यानी इसका क्षेत्रफल जो है ये बराबर होता है, जो भुजा आपका होता है, भुजा जो होगा वो आपके क्षेत्रफल त्रिभुज एक का जो क्षेत्र भुजा त्रिभुज एक का जो है भुजा का स्क्वायर बटे में त्रिभुज दो के भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, भुजा टू जो है त्रिभुज दो का स्क्वायर, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज एक का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज एक की भुजा का स्क्वायर बटे में त्रिभुज दो की भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, एक बटे त्रिभुज एक का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज दूसरे का क्षेत्रफल। तो अभी त्रिभुज के यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है 4:9 की महन के जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो हमें क्षेत्रफल तो दिया नहीं गया लेकिन भुजा दी गई है, तो भुजा की जगह हम भुजा रख लेते हैं। तो आपके पास जो है सीधा सीधा भुजा एक कितनी दी है 4, तो भुजा एक की जगह 4 और भुजा दो जगह 9, और इसका क्या होता है ये स्क्वायर होता है, तब जाके क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 81, यानी कि 16:81 जो हमारा आंसर है वही सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो हमारा 16:81 ये सही हो जाएगा। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब 20वां जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 6√3 सेंटीमीटर है, और जो है ए सी जो है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी जो है आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे, देखिए पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको करते हैं। हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसको हम समझने के लिए इस तरह से कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो इस तरह से कैसा भी ट्रायंगल बना लीजिए, और जो है इसके साइड्स वगैरह जो दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो देखा है ए भी दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, तो पहले तो हम नाम दे दें कि इसमें ए मान लो ये है, बी आपका ये है और सी आपका ये है, इस तरह से हमने नाम दे दिए। अब ए बी जो दे रखा है इसने 6√3 दे रखा है, और ए सी दे रखा है 12, ए सी दे रखा है 12 है, और बी सी जो दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर है, सारे सेंटीमीटर में है। कोण बी का मान हमें बताना है कि ये एंगल जो है ये कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर एंगल हमें निकालना है तो एक चीज़ हमें अच्छी तरह से पता होती है कि अगर ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं तो जो है हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं करके, जो कि हमारा ए सी स्क्वायर क्या हो जाता है, तो हमारा जो ए सी स्क्वायर जो है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, अच्छा हमें भुजा तो निकालनी नहीं, हमें एंगल निकालना है। अगर हमारी भुजाएं जो है बराबर आ जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो 12 के बराबर आती है नहीं आती, इसको देख लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब जो है हम इसमें से कर लेते हैं पुट, जो वैल्यूज जो हमारे को दे रखी हैं उस वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ए सी स्क्वायर कितना दे रखा है हमारे को, तो ए सी का मान दे रखा है 12, क्योंकि स्क्वायर नहीं दे रखा, तो ए सी का हमने लिखा ये 12 है, इसका स्क्वायर हो गया। इक्वल्स टू ए बी कितना दे रखा है, ए बी मेरे को दे रखा है 6√3, तो यहाँ पे लिखता हूँ 6√3, और इसका भी जो है स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में बी सी कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 का भी स्क्वायर कर दें। यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और जो है ये आ जाएगा 6 का, जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट जो है निकल के बाहर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है हमें। ये हो गया 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस में 36, ठीक है। यहाँ पे गुणा का निशान है, तो यहाँ पे आपका आ गया 144 और 6 6
36 और अंडर रूट जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 36 और ये हो जाएगा 144 बराबर 36 गुणा में 3 करिए तो हो जाएगा 108 प्लस में 36। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 बराबर 108 प्लस 36 144, यानी कि ये था पाइथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो कोण जो है हमारा बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। हमने निकाल के देख लिया, हमारे को केवल ऑप्शन टिक करना है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 20वें का सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मूल बिंदु से बिंदु P जो दे रखी है 3 और 4 की दूरी आपको निकालना है। तो कोई मूल बिंदु आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जो 0 0 होती है वो हमारी मूल बिंदु होती है। मूल बिंदु का मतलब हो गया कि हमारे को ओरिजिन जो है वो दे रखी है, तो इसने बोला है कि ओरिजिन जो है आपके मूल बिंदु यानी कि 0,0 से आपको जो है बिंदु आपको दे रखी है P, यानी कि बिंदु P भूल जाइए 3,4 की जो है दूरी निकालनी है। तो दूरी जो हम जानते हैं ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये वाला आपका x2 है और ये वाला आपका y2 है। अब हमारे को फॉर्मूला दूरी सूत्र जो है अच्छी तरह से पता है, लगा लेते हैं। तो क्या होता है उसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और इसको जो है हम अंडर रूट में ले लेते हैं। अब जो है आप फॉर्मूले में इसको पुट कर लीजिए, x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस x1 कितना है 0, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस में y2 कितना है, तो y2 आपका जो है देख रहे हो 4 है, 4 और माइनस मूल बिंदु में y1 कितना है 0, तो इसको माइनस कर दीजिए, इसका भी होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करोगे तो इसका 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और जो है यहाँ पे आपका ये माइनस सॉरी प्लस आ जाएगा, प्लस है। और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 16, अंडर रूट में थे ये, अब इसको अंडर रूट में ही आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25, और जब इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट से बाहर तो ये आ जाएगा 5। तो 5 मात्रक जो है इसका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट आपको निकालना है। इसकी रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा होगा। देखो मध्य बिंदु का सभी को फॉर्मूला याद है, मिड पॉइंट जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो दो इस तरह से निकालते हैं, x1 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा में y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये हमारा जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो है ये आपका मैंने हर बार बताया है कि पहला वाला जो है वो आपका x1 होता है, दूसरा वाला जो है मैं दूसरे कलर में लिख दूँ तो जो है यहाँ पर जो है ये आपका x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये आपका y2 होता है। अब जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे पुट कर दें इनकी वैल्यू को, तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 4, तो यहाँ पर 2 और प्लस में 4 बटे में 2 कॉमा में y1 कितना है 5 और दूसरा y2 कितना है 7, तो यहाँ 5 प्लस में 7 कर दें बटे में 2। अब ये जो है इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 और 2 6 6 बटे में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 7 12 बटे में 2। अब ये कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा पहला वाला, 2 3 6 और 2 6 12, तो यहाँ 3 और 6 आ रहा है, यानी कि 3,6 जो है वो बिंदु होंगे और हमारा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 साइन ए बराबर साइन 2a हो तो a का मान जो है आपको बताना है। यहाँ पर हमारे को साइन 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो क्या होता है साइन 2a बराबर जो होता है इसको हम लिखते हैं 2 साइन a कोस a, ठीक है, 2 साइन a कॉस ए। मैं यहाँ पे ना लिख करके दूसरी जगह लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ पे क्या है कि जगह नहीं बन रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको। हमारा जो 2 साइन ए का फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, या थोड़ा टेढ़ा लिख देते हैं, तो साइन 2a बराबर जो होता है ये आपका होता है 2 साइन a कॉस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है साइन 2a ये रहा, ठीक है, और ये रहा, तो यहाँ पर जो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, और इसका जो है वैल्यू कितना दे रखा है 2 साइन ए दे रखा है, यानी कि 2 साइन ए बराबर ये हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो 2 साइन ए बराबर 2 साइन ए कॉस ए हो सकता है, और दोनों तरफ 2 साइन ए है, तो अगर दोनों तरफ ये भी 2 साइन ए और ये 2 साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा कोस ए बराबर 1 बचा, तो मेरे को यहाँ पे मिला कॉस ए बराबर 1। और कोस ए यानी कि कोस ए का या कोस थीटा 1 कब होता है, जब उसका मान कितना हो 0 डिग्री हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेबल आपको याद होनी चाहिए तभी जाके आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, टेबल अगर याद है फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कोस 48 माइनस साइन 42 का मान आपको निकालना है। इसमें हमें साइन 48 माइनस साइन 42 कोस 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद होगा एक फॉर्मूला, मैं इसको 24 नंबर को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। तो हमारे को फॉर्मूला जो होता है ये कोस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो जो है आप क्या कर सकते हैं, जो दिया गया है इसमें से हम लिख लेते हैं कोस 48 माइनस साइन, तो हमारे को दिया गया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हमारे को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं कि जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कॉस 90 माइनस 42, अगर 90 में से मैं 42 घटाऊंगा तो 48 मिल जाएगा, और यहाँ पे आगे क्या है साइन
42। अब आपको देख रहा है कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इसमें थीटा क्या है, ये है आपका 42 क्या है, ये थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 42 और माइनस साइन 42 पहले से ही है, यहाँ पे साइन 42। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो जीरो। तो 24 का आंसर जो हमारे को देखने को मिल रहा है कि इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है आपका शून्य जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 25वां क्वेश्चन पूछा गया, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान आपको निकालना है। इसमें जो है साइन ए बराबर 3/5 है, तो 25 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/5। अच्छा, साइन ए बराबर 3/5, तो 3 जो है आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, अपॉन में क्या है, ये हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर जो है आप परपेंडिकुलर को बोल सकते हैं कि आपका ये लंब है और ये जो हाइपोटेनस जो है आपका ये कर्ण है, ठीक है। और जो है आपको अच्छी तरह से पता है इसमें पूछ क्या रहा है कि कोस ए का मान निकालना है, तो कोस ए जो होता है वो क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो आपका कोस ए है ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि बेस बाई जो है हाइपोटेनस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण लिखते हैं। अब हमारे को देखो लंब और कर्ण दे रखा है, जो कि अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इधर साइड में, अगर हम लिखते हैं तो हमारे को जो लंब की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो परपेंडिकुलर दे रखा है पी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 3 दे रखा है। और जो है आपको कितना एच, कितना एच मतलब कि आपका जो कर्ण है जिसको हाइपोटेनस बोलोगे, ये आपको दे रखा है 5। आपको निकालना क्या है, बेस, बेस जो है आपका आधार, तो आधार बराबर हमें फाइंड आउट करना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेनी है, जो आपका क्या होता है, तो सभी को पता है जो आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखते हैं कर्ण जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब जो है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आधार जो है आपका बेस का स्क्वायर। कर लीजिए इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है हाइपोटेनस मुझे दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, बराबर परपेंडिकुलर मेरे को 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में बी जो है इसका स्क्वायर कर दिया। अब जो है आपके पास में यहाँ पर जो है बी स्क्वायर इधर कर लूँ मैं, तो बी स्क्वायर को जब निकालूंगा तो ये 5 जो है आपका क्या आ जाएगा, 25 और माइनस 9, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 25 माइनस 9 16, तो बी स्क्वायर बराबर जो है 16 आया, यानी कि बेस जो है बेस निकालूंगा तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, और जो है ये आ जाएगा अंडर रूट 16 का मान 4, यानी कि बी जो है मैंने यहाँ पे निकाला, इसकी मान आया मेरे पास 4। और मैंने बताया कोस जो है बी बटे एच होता है, तो कोस का मान जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कोस का जो है मान कोस ए का मैं निकालूँ तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, जो कोस ए है इसका मान कितना आ जाएगा, बी बटे एच। बी कितना निकला है हमारे पास 4, तो यहाँ 4, और एच कितना है मेरे पास, एच है 5, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है एच 5 है, तो 4/5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4/5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो आप इसी में है 4/5, तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से जो है 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की जो है ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, और जो है उसमें जो कह सकते हैं कि फुट ऑफ टावर से जो इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है, जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस जो है, क्योंकि इसमें बिंदु से जो है आपको दूरी दे रखी है, तो डिस्टेंस जो है 15 मीटर दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं को लिखते हैं, और सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जो डायग्राम हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो हमारे को जो है सीधा सीधा इस तरह का एक जो है ट्राइंगल दिया गया है। सपोज करिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया, और इसमें जो है ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारे को 60 दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है ये कि इसमें जो ये एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है, क्योंकि मीनार की जो हाइट है वो एच हमें निकालनी है। इसमें क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और हम मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये जो है सी है, और ये 60 डिग्री है, और बी से सी यानी पाद की जो दूरी दे रखी है वो 15 मीटर दे रखी है, तो 15 मीटर लिख लीजिए। अब हमारे को कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली जो है इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि हमें जो है टेन थीटा का मान निकाल देना है। तो टेन थीटा जो है हमको सभी को पता है, टेन थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन के जो आपका ए बी जो है, टेन के सामने वाला जो हम थीटा के सामने वाला जो कोण होता है उसको लेते हैं ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा आपका जो एंगल सी है, ठीक है, वो किसका एडजेसेंट है, सी जो है किससे लगा हुआ है, तो ये आपके लगा हुआ है किससे, तो आप देख सकते हैं ए बी जो है आपका एच है, और जो ये है आपके पास में कितना आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सी बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी मेरे को एच दे रखा है, मुझे नहीं पता है, एच निकालना है मुझे, और सी बी मुझे 15 दे रखा है, ठीक है, और जो है यहाँ पे 60 डिग्री लिखना भूल गए। अच्छा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सभी को पता है ये अंडर रूट 3 होता है, ठीक है, ये अंडर रूट 3 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद जो है आपको सिंपली क्या करना है, अंडर रूट 3 है, और जो है ये कितना है, एच बाई 15 है, यहाँ से हम निकाल लें तो ये उधर चला जाएगा, एच का मान निकल जाएगा, तो एच जो है मैं कहूँगा एच बराबर जो है ये कितना आ जाएगा, 15 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा, इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपसे
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण क्यू पी आर का मान जो है आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है, ये भी आपको बता देना है। तो सबसे पहले फिर से एक डायग्राम बना सकते हैं हम इसके लिए भी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका एक ट्राइंगल है, तो मैं फिर से एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो उसको देख करके हम जो है फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो है इस तरह का आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, जो है इसका पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है, तो क्यू तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, क्यू जो है समकोण दिया गया है। अच्छा, अब जो है पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर, तो ये पी हो गया आपका, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब जो है पी क्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू लिखा 3, और पी आर जो है वो 6 दे रखा है, पी से लेकर आर तक जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें दिखाना क्या है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर जो है हमें ये आपको एंगल बताना है। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एंगल बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम निकालते कि इसको हम टेन की, यहाँ पर जो ये एंगल हमें निकालना है, ये आर हमें पहले निकालना है, तो जाके हमें पी पता चलेगा। ठीक है, पी निकालने के लिए पहले हमें आर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आर के सम्मुख वाला जो है, आप बोल सकते हैं कि जो साइड अपोजिट टू एंगल आर है, यानी कि आर के जो विपरीत जो साइड है वो कौन सी है, पी क्यू है। और जो है संगत जो है इसके कोण जो, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, ये 6 है, ये हाइपोटेनस है आपका। अगर ये बेस दिया होता, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस जो है ये, अच्छा ये हाइट था, ये आपका हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस जो है नहीं दिया गया था, आपको बेस दिया गया था। ठीक है, बेस के साथ में जब एंगल लगा हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं टेन की फॉर्म में। इसी तरह से अगर हमारे को जो बेस के साथ एंगल लगा हुआ हो और ये नहीं दिया हो और उसके सामने वाली भुजा दे रखी है, तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम साइन वाला यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, और साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि हम लिख सकते हैं कि जो हमें साइन आर निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि ये साइन जो आर है इसका मान क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो है साइन आर के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, पी आर, हाइपोटेनस होता है तो पी आर। अब जो है आप साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का पहले मान निकाल लेंगे, हमारे को ये पता है कि ये 90 डिग्री है, और आर का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आर बराबर पी क्यू कितना है, 3, 3 बटे जो है 6 आपको पी आर दे रखा है, तो इसको काटोगे तो आप 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 जो है यहाँ से आ रहा है, तो यानी कि साइन आर जो है, साइन आर बराबर क्या है, 1/2, और 1/2 कब होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि आर जो है यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आर बराबर जो है, यानी कि एंगल जो हमारे को 30 डिग्री निकलेगी, कि साइन 1/2 का मान जो है, साइन थीटा 1/2 का मान 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री आ गई हमारे पास में इसकी वैल्यू, ये कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ये 90 था, तो तीसरा कोण मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है एंगल, हमें कह सकता हूँ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना होता है, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल पी तो मुझे निकालना है, मेरे को नहीं पता है, प्लस में एंगल क्यू जो है वो मैंने निकाला था, एंगल क्यू जो है 90 डिग्री हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो 90 लिख लिया, प्लस में एंगल जो है आर अभी निकाला 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिया, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। अब जो है मैं एंगल पी निकालना चाहूँ तो सिंपली क्या है, 180 में से 90 और 30, 120 माइनस कर दूंगा, 120 डिग्री, तो जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल पी का मान जो आया वो आ गया 60 डिग्री। तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है 24, 25 नंबर, 26 और 27 नंबर सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो है इसको मैं इस तरह से टिक करता हूँ। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप सभी को पता है कि एक वृत्त की जो है अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें कोई भी दो राह नहीं है, एक वृत्त खींचिए और आप उस पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं जो है खींच सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप जो है नहीं खींच सकते। तो इनफाइनाइट जो है हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्कल खींच के आपको एक वृत्त बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींच सकता हूँ, फिर एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। स्पर्श रेखाएं जो है ये खिंचती जाएंगी, सर्कल खत्म होना हो, स्पर्श रेखाएं जो है ये कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। आप जितनी चाहें उतनी रेखाएं जो है खींच सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं कंटिन्यूअस चलती रहेंगी जितनी चाहें आप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनंत जो है स्पर्श रेखाएं, इनफाइनाइट जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये ठीक है, तो इनफाइनाइट जो है हो जाएंगी आपके टोटल रेखाएं अनंत। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उसके बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा है PQ, और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा जो है वो बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान जो है 12 सेंटीमीटर दिखाई देता है। PQ की लंबाई आपको बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर दोबारा बोले तो एक टेंजेंट PQ है, एट पॉइंट P पर है, और सर्कल का रेडियस जो है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो है ये सेंटर से जो है एक पॉइंट Q पर जाकर मिलती है, जो कि O से Q कितना बनाता है, 12 सेंटीमीटर। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक सर्कल है और इसकी जो है रेडियस दे रखी है, तो और एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि मैं कोई पी पॉइंट ले लेता हूं। पहले आप पॉइंट लिख लीजिए कि आपका जो है स्पर्श रेखा की पॉइंट कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने माना कि इसका पी पॉइंट यहाँ पर आया। ठीक है, चाहे यहाँ पे मान लीजिए, आप कहीं भी मान लीजिए ये पी पॉइंट है और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है। इस पर जो है आपकी स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इस पर एक स्पर्श रेखा पहले हम खींच लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी स्पर्श रेखा चली गई इस पर। अब इसको स्पर्श रेखा को हम
थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक है। अब जो ये स्पर्श रेखा है, इस पे आप जानते हो कि जो सेंटर से त्रिज्या जो होती है वो हमेशा क्या बनाती है, तो ये बनाती है हमारे पास में सेंटर से इस पे लंब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री बनाएगी। और जो है सेंटर को इसने बोला है कि ये सेंटर जो है ये ओ नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया, और पी बिंदु ये है जहां से स्पर्श रेखा जो है जा रही है, और ये क्यू बिंदु तक जा रही है। ये समझ में आ गया। अब इसने बोला कि ओ से क्यू की दूरी, आप क्वेश्चन देखते जाओ, यहाँ बोल रहा है कि जो है ओ से क्यू की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है, तो ओ से क्यू पर एक रेखा मिला देते हैं जिसको बोल रहा है कि ये इसकी दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिख दिया है। अब फटाफट लिख देते हैं, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि ओ पी, यानी कि मेरे को जो है ओ क्यू जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो है दूसरा जो है ओ पी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है क्या, पी क्यू। ये क्या बोला, पी क्यू की लंबाई, यानी कि ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें जो है सीधा सीधा निकालना है। आपको जो है आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जो है आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हाइट ओ क्यू बराबर क्या होता है, तो हमारे पास पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है कि ओ क्यू का स्क्वायर, यानी कि जो है आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो आपका जो है पी क्यू हो जाएगा, या ओपी लिख ले, ठीक है, आप ओपी लिख लो पहले, ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, यही होता है। अब हम इसमें वैल्यू रख दे, तो ओ क्यू कितना दे रखा है 12, तो हमने रखा 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना दे रखा है, ओपी 5 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये 12 12 144, और ये 5 5 5 25, ठीक है। और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से 25 माइनस गया तो ये पी क्यू का स्क्वायर बचा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है पी क्यू का स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पहले तो आप 144 में से माइनस 25 करिए, तो आपके पास जब 144 में से 25 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो पी क्यू बराबर आ जाएगा अंडर रूट 119। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है अवेलेबल, उसके हिसाब से जो है हम इसको राइट आंसर जो है टिक कर देंगे। तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 119 आ रहा है। इसके बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न, इसको देखते हैं। यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू 110 है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है, ये आपको बताना है। इसको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझोगे तब जाके आपको जो है इसका आंसर समझ में आएगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक ट्रायंगल, आपका जो है सर्कल, क्योंकि सर्कल के ऊपर जो है ओ केंद्र दिया है, तो केंद्र हम ले लेते हैं, ये रहा आपका ओ, ठीक है, ओ बिंदु मान लिया। अब इस केंद्र से जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, दो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, कहीं से भी आप जो है दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, खींच सकते हैं कि इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू जो बनेगा 110, तो एंगल पी टी क्यू बराबर आपको बताना है, पी टी क्यू बताना है। तो दो स्पर्श रेखाएं जो हैं, आप जानते हो कि दो स्पर्श रेखाएं अगर मैं खींचना चाहूँ तो कुछ सपोज करिए कि स्पर्श रेखाएं हम पहले खींच लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। तो मैं एक स्पर्श रेखा तो इस तरह से खींच लेता हूं, और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच लेता हूं, ठीक है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है आपकी मिल गई। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि स्पर्श रेखा के साथ जो है आपका रेडियस क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे 90 डिग्री का खेल। अब हम इसमें मेंशन कर देते हैं, देखो ये हमारा जो है ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है हमारे को, जैसा कि थ्योरम हमने पढ़ी है कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और जो इसने बोला कि जो है इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं हैं कि एंगल पी ओ क्यू 110 है, एंगल, अच्छा, और इसने जो बोला है कि यदि टी पी और टी क्यू, टी पी तो यहाँ पे पी मान लो, ये टी मान लो, टी पी और टी से क्यू, ठीक है, इस तरह से। तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू जो है ये दे रखा है हमारे को 110, यहाँ पर बीच वाला ये 90 है, ये 90 है क्योंकि स्पर्श रेखा के साथ जो है समकोण का बनता है। हमारे को ये एंगल बताना है, एंगल क्या पूछा है, पी टी क्यू पूछा है, तो ये हमें एंगल बताना है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चार भुजाएं, यानी कि आपका जो है क्या बन रहा है, ये आपका चतुर्भुज बन रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं सारे एंगलों का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के सभी एंगलों का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी बराबर 360 डिग्री होता है। अब मेरे को यहाँ पे टी निकालना है, तो टी छोड़ दूंगा, बाकी सभी की वैल्यू डाल दूं। एंगल क्यू कितना है, तो एंगल क्यू जो स्पर्श रेखा के साथ जो है त्रिज्या हमारा 90 डिग्री बनाती है, तो 90 प्लस में एंगल ओ हमारे को दे रखा है 110, प्लस में फिर एंगल पी जो है हमारे पास 90 है क्योंकि स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या जुड़ी हुई है, और जो है यहाँ पर आपका जो है स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन के साथ में रेडियस जुड़ी हुई है, और एंगल टी मुझे निकालना है, उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, और इधर 360 हो गया। तो आप जोड़ लीजिए 9 दूनी 18 और 110, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 290 हो गया। तो ये आ गया 290 प्लस में एंगल टी बराबर 360, तो एंगल टी बराबर 360 माइनस 290, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 290। अब 290 को 360 में से घटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रेखाखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर 60 डिग्री का केंद्रीय कोण दिया है और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ने रेडियस दिया गया है। इसका त्रिज्या खंड जो है आपको सेक्टर का जो है क्षेत्रफल निकालना है। हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको सभी को पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। उसको हम जब फॉर्मूले को लिखते हैं तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारे को थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। आर का मान मेरे को दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये रख देंगे, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। थीटा की जगह दे रखा है हमारे को 60 डिग्री और नीचे है अपना 360 इंटू में पाई का मान जो है आप कर लोगे 22/7, तो यहाँ रख लीजिए 22/7 इंटू में आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो है 14 सेंटीमीटर और इंटू में आर का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब जो है इसको 60 से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं कि ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 6 कम 6 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/6। ठीक है, और इंटू में जो है 7 दूनी 14 कट जाएगा, इसको कटेंगे तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 14 गुणा 14 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 22, फिर क्या बचेगा आपके पास में 7 दूनी 14 2 और गुणा में आपका 14। ठीक है ना, आप 14 दूनी 28 28 गुणा में 22 करिए तो 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16 28 गुणा में 22 करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 गुणा में 616। इसको जब आप काटोगे तो ये कटेगा नहीं, ये आ जाएगा आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका कितना आ गया 308/3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आएगा। अगर इस आंसर को हम मैच करें इसमें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस फॉर्मूले में रखना था और इस फॉर्मूले में हमने यूज़ किया इस फॉर्मूले को और जो है इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पर रख रहे हैं और इसको जो हमने सॉल्व किया, ये इसके बाद हमारे पास 308/3 आएगा। इसको काटेंगे तो ये 102 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में जो है कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी गई है, सब बटे में दी गई है, तो हमारा 308/3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पे त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जब हमने बताया है आपको अच्छे तरीके से, तो अभी मैंने अभी जस्ट रिपीट आपको करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है थीटा अपॉन में 360 होता है। तो थीटा की जगह क्या दे रखा है, थीटा की जगह इसने दे रखा है P और थीटा की जगह P रख देंगे तो P बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो 360 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आंसर आपको देखने को सही मिल रहा है, बस ये चेक करिएगा, आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो आंसर सभी को अच्छी तरह से पता ही होगा। जब मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया कि थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, आपको थीटा की जगह केवल क्या रखना है, P डिग्री रखना है। तो यहाँ पे P अपॉन में 360 आर स्क्वायर इंटू पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह P रखा है, अपॉन में 360 वही फॉर्मूला है, बस डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा बोर्ड ने जो बहुत ज्यादा पास क्वेश्चन दे दिया मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो है उसको ऑप्शन सही देने थे, बाकी सभी के ऑप्शन जो है उसने ए नीचे ABC इस तरह से दिया है, यहाँ पर ऑप्शन इसने ABC इस तरह से दे दिया है। अगर ये इस तरह से नीचे ऑप्शन देता तो सॉल्व करने में और मजा आता, क्योंकि उसमें जगह होती है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है, बार बार इरेज करो बार बार बनाओ तो इतना टाइम नहीं लगे, इसलिए। और जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिए जा रहे हैं तो इसमें पूरे सॉल्यूशंस रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जितने भी आपके लिए प्री टेस्ट के पेपर मैंने डाले हैं और हाफ ईयरली के पेपर डाले हैं उनको पढ़ लेना। केवल एक मॉडल पेपर सोच करके आप सोचो, देखो बहुत सारे चैनल है झारखंड को पढ़ाने वाले और सब जो है केवल मैक्सिमम न्यूज़ जो है प्रोवाइड करते हैं कि मॉडल पेपर आएगा मॉडल पेपर आएगा। पिछले 2 महीने से मैंने अप्रोक्सीमेटली जब देखता हूं मेरे पास हमेशा जो है झारखंड के बच्चे जो है शेयर करते रहते हैं उन वीडियोस को जिसमें मॉडल पेपर के बारे में, कई बार तो कमेंट करते हैं। मैंने कहा वो मॉडल पेपर आए ना आए उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, जिस दिन आएगा उसके सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। उसके लिए रोजीना न्यूज़ देखो, रोजीना न्यूज़ देखो, हमेशा बहुत सारे, मतलब मैं बताऊंगा सारे झारखंड के जितने भी चैनल है सारे के सारे न्यूज़ कटिंग दिखाने में एक्सपर्ट है, पढ़ाने में नहीं, एक्सपर्ट है न्यूज़ कटिंग। उनको बस मौका चाहिए कि न्यूज़ कटिंग दिखाओ, बच्चों को बस परेशान करो। एग्जाम नहीं होगा, कोरोना काल आ गया, भयंकर ये हो गया वो हो गया, बस ये बहुत सारे बीमारियां जो है वो देते हैं, वो नहीं देखते कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। और उनके लिए मॉडल पेपर जो है एक बार बोल दो कि मॉडल पेपर जारी किया जाएगा जब हम उसको सॉल्व करवा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कल मॉडल पेपर आएगा परसों मॉडल पेपर आएगा। मेरे हिसाब से एक चैनल, हर चैनल जो है कम से कम मॉडल पेपर के ऊपर जो है आने के लिए 50 वीडियो बना चुका होगा, लगभग 50 वीडियो पिछले 3-4 महीनों से वो बना चुका है कि मॉडल पेपर अब आएगा, कल जारी होगा, अब आदेश जारी, जो मैंने भेज दिया मॉडल पेपर ये और वो, उस तरह से दुनिया भर के आपके जो है परेशान करते रहते हैं। उन चैनलों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, समझदारी रखना चाहिए कि बच्चों को बार बार एक ही चीज को अपडेट जो आप देते रहते हो, कभी गलत कभी सही, जब आपको कंफर्म ही नहीं है तो आप क्यों अपडेट देते हो गलत, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए कोई नहीं, आपकी मर्जी है, आप करते रहिए और आपकी मर्जी आप देखते रहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा दो वृत्त की त्रिज्याएं जो क्रमशः है कितनी है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो योग के बराबर है उसको देख लेते हैं। हमारे को अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक R1 मान ले, एक R2 मान ले, कोई मान लीजिए, पहला दिया गया R1 मान लेते हैं। तो R1 जो है मुझे अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे R1 कितना दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे 33 नंबर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो R1 मुझे रेडियस 1 जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर और R2 जो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है, वो आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R1 और R2, और इसने क्या बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से ये है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो वृत्त हमें चाहिए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि, जिसकी सरकमफेरेंस जो है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, बाहरी वाला जो ये लाइन बाहर जो गोला बनाता है उस लाइन की जो है वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कि इन दोनों की वृत्तों की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तो सबको पता होना चाहिए, 2πr जो है इसका परिधि का फॉर्मूला होता है, जिसको हम पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेरीमीटर जो है 2πr होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो πr स्क्वायर होता है, 2 नहीं लगता उसमें और r का स्क्वायर हो जाता है। चलिए, ये बोल रहा है पहले व्रत की परिधि और दूसरे व्रत की परिधि जो है वो क्या है, इन दोनों के जोड़ से जो तीसरा व्रत मिलेगा उसी परिधि को, उसी व्रत को जो है हमें वो उस व्रत की जो है उस व्रत की त्रिज्या क्या होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम परिधि 1 और परिधि 2 को निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो 2πr1 लिख लूं, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें क्या दे रहा है कि 2πr2
R2, इन दोनों को जोड़ने से जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, 2πr। जो व्रत आएगा मेरे पास, जो व्रत मुझे मिलेगा वो व्रत का जो है त्रिज्या परिधि जो है इसके बराबर है। तो इसके मैं मान रखूँ तो 2πr1 रखूँ तो क्या आ जाएगा, मैं पाई को चेंज नहीं करता हूँ, पाई का मान नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे जो है अब मैं रखता हूँ 2π, और R1 कितना है, R1 जो है वो 19 ले रखा है, तो आपका यहाँ पे गुणा में 19 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं गुणा में ये 19 हो गया, प्लस प्लस का साइन है, प्लस लगाया। अब फिर 2π, अब जो है R2 कितना है, 9 है, तो यहाँ पे मैंने 9 से गुणा कर दिया। ये दोनों का योग कितना है, तो ये है 2πr के बराबर, क्योंकि जो हमें नई व्रत प्राप्त करनी है उस वो जो है हमारे को इन दोनों का योग जो है नए व्रत के परिधि के योग के बराबर। नया व्रत माना हमने 2πr, जो दो व्रत थे वो R1 और R2 माना, और जो व्रत आएगा वो R मान लिया। तो अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा जो है ये कितना आ जाएगा, ये वाला पहला वाला सॉल्व करूंगा तो 9 दूनी 18, ये तो 18 आ गया, 18π आ जाएगा, और ये हो जाएगा 38, 19 दूनी 38π। तो मैं अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, थोड़ा सा इसको नीचे सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास जो आ रहा है पहले वाला कि ये आ रहा है, जो ये मेरे को मिल रहा है 38π, प्लस में दूसरा कितना है 9 दूनी 18π। ठीक है, बराबर कितना है 2πr। ठीक है, अब मैं R मुझे निकालना है, तो मैं R को यहीं रख देता हूँ और 2π को जो है उधर ले, पहले तो इसको जोड़ लेता हूँ। 38 और 18π कितने हो गए, 38 और 18π जो है ये 56π हो गए, तो ये हो गया 56π बराबर में 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे R मुझे निकालना है, तो R को तो इधर रखता हूँ, और जो है यहाँ पे 56π बटे में 2π कर दूंगा। ठीक है, अब जो है आप 2π से इसको काट दो, तो यहाँ से 2 से ये 28 बार में कट गया, और पाई से पाई कट गया, तो मेरे पास R जो आ गया वो कितना आ गया 28। तो अभी मेरे को देखना है कि क्या इसमें वो ऑप्शन है जिसका मुझे इंतजार है या जिसको मैंने सॉल्व किया है। तो बी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, आपका करेक्ट हो जाएगा 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर जो है उसका आएगा आंसर। तो R हमें परिधि पूछी गई थी, रेडियस पूछी गई थी, त्रिज्या पूछी गई, तो हमने निकाल दी। अब इसके बाद में 34 नंबर, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। यानी कि कोने से कोने रखना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, सीधी सीधी बात है, विकर्ण की बात कर रहा है ये। ठीक है, विकर्ण निकालना है, यानी कि कोई कमरा है, सपोज करिए कि हम जो है एक कमरा ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए मैं एक कमरा बनाता हूँ, इस तरह से कमरा बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से कोई कमरा है, आपका जो घर है इस तरह से बना होगा, आपको सभी को पता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लंबी चीज़ क्या रखी जा सकती है, सबसे लंबी चीज़ जो हम रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, तो हमारे को जो लंबी चीज़ मिलेगी उसको हम इस तरह से कोने ही रख सकते हैं, या तो इस कोने में रख दें या फिर इस कोने में रख दें। मैक्सिमम लंबी अगर हम सीधी रखेंगे तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो हमारे को त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे को मिल चुकी है। तो इस कमरे में जो है आपको कमरा बनाना है, तो कमरा तो आप जानते ही हो, इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा, 3D भी बना सकते हैं इसको। तो अपने को तो जरूरत नहीं है, बस आपको समझना था कि ये इस तरह का डायग्राम है। तो इस तरह का जो है डायग्राम आपको ये क्या दिख रहा है, घनाभ दिख रहा है या घन दिख रहा है, बस इसी को समझना है, और आपको जो है विकर्ण वाला फॉर्मूला यानी डायगोनल वाला फॉर्मूला जो है यूज़ कर देना है। तो हम यहाँ पे डायगोनल वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करते हैं ताकि हमारे को कोई समस्या ना हो। तो इसको तो सबसे पहले इरेज कर दें। अच्छा, अब डायगोनल के फॉर्मूलेस को हम लगाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं इसको। अंडर रूट में हमारे को पता है कि विकर्ण जो होता है हमारा, है ना, विकर्ण हमें निकालना है, तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, तो L² प्लस में B² प्लस में H², लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उसके स्क्वायर अंडर रूट में हो जाता है। सभी की वैल्यू रख लीजिए। लंबाई हमारे को 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर, फिर प्लस में 9 का स्क्वायर, फिर प्लस में आपका एक और दिया है 8 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब हमारे को क्या है 12 12 144 हो जाएगा। अच्छा, ये सारे के सारे अंडर रूट में, ये ध्यान रखना है। प्लस में 9 में 81 हो जाएगा, प्लस में 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये सारे के सारे अभी अंडर रूट में है, और जो है इसको अंडर रूट के अंदर ही जोड़ देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 144 और 81 और ये 64, 289 हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट में आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 का जो है अंडर रूट आता है ये। तो 17 मीटर जो है इसका आंसर होगा। अगर हमारा 17 मीटर ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो हमारा जो 34 नंबर का आंसर ये हो गया। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक स्लांट हाइट जो हमें निकालनी है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है ऊंचाई दे रखी है, h दे रखा है आपको 12, और व्यास जो है यानी कि डायामीटर दे रखा है आपको 10, तो हमारे को r निकाल देनी है। r इसका आधा हो जाएगा तो हो जाएगा 5। अब हमारे को स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता है कि l बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो आपका जो है आपका क्या होता है, ध्यान रखना है कि r का स्क्वायर होता है, प्लस में आपका जो हाइट होती है h का स्क्वायर होता है। स्लांट हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट नहीं रहेगा, अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर कर लीजिए, r कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में h जो है सॉरी r कितना है, r हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, r जो हमारा 5 है। ठीक है, इसको तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 5 का स्क्वायर, r का मान हमारे पास 5 है, और जो है h 12 है, तो h की जगह 12 लिख देंगे, ये 12 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अब जो है आप निकाल सकते हो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये है जो है 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये अंडर रूट में रहेगा आपका। ये हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं एल की, स्लांट हाइट की, तो एल बराबर जो है ये हो जाएगा 169। ठीक है, का अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आई, 13 सेंटीमीटर जो है इसकी आंसर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें मुझे मॉडल बनाने वाली मिट्टी से
ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इससे गोले के आकार में बदल दिया, तो त्रिज्या जो है आपको बतानी है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। अगर हम सबसे पहले इस चीज को समझें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, आपको बोल रहा है कि एक जो है शंकु था, पहले इस तरह का शंकु है, ठीक है, और इसका जो है मैंने इसका आधार बना देता हूँ, इस तरह का ये शंकु है आपको दिया गया, और इससे जो है हमने क्या बनाई, एक जो है इसको कैसा बना दिया, इसको हमने जो है एक गोला बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने एक गोला बना दिया। अब इसको जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका गोला है। इस गोले का जो है हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, तो यही चीज हमसे बोली गई है, तो निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या। हमें क्या, ये तो शंकु है, और शंकु का जो हाइट दिया गया है, ये जो हाइट है बीच से लेकर के ये ऊंचाई जो दे रखी है, और आधार की त्रिज्या जो है ये मान लीजिए ये आधार की त्रिज्या है, ठीक है, और जो है इसकी त्रिज्या ये है। तो ये हमारे को जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो त्रिज्या हमारे को जो आर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ पे हमारे को ये 24 दे रखी है, हमारे को ये आर निकालना है। तो इससे यही बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन जो है क्या होगा, सेम होगा। अब फॉर्मूले में रख देते हैं भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद है तभी जाके बात बनेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा होता है, ध्यान रखना, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, फिर हम वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है कोन का, वो होता है क्या, तो कोन का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और जो है ये इसका जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसी से ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जब आप जो है वॉल्यूम ऑफ कौन निकालेंगे, तो ये 1/3 हो गया, गुणा में हमारा पाई है, पाई रख देंगे। अच्छा, आर की वैल्यू हमारे पास है ही, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो गुणा में 6 का स्क्वायर। अच्छा, एच भी मेरे को दे रखा है यहाँ पे 24, तो इसको मैं 24 कर दूंगा, ठीक है। अब जो है पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर इसको हम जो है इसके बराबर कर लेंगे। ये हो गया 4/3, पाई तो मेरे पास रहने दो एज इट इज, आर क्यू एज इट इज छोड़ूंगा, क्योंकि इसकी आर मुझे प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 6 36, तो इसको फिर से सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपका, पूरा सॉल्व कर दूं इसको केवल, तो यहाँ पे पाई को छोड़ करके सबको गुणा कर दो, 6 6 36 गुणा में 24, और जो है 8 या 24, इसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 गुणा में 8 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 288, और पाई तो है ही, तो ये पाई आ गया। ये किसके बराबर है, तो ये 4/3, और जो है पाई इधर है और पाई इधर है, तो इस पाई से पाई कैंसिल आउट ही कर देते हैं ना, पाई का झंझट खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पे हटा दो पाई, और यहाँ से मैं कर देता हूँ पाई को कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये पाई और ये पाई जो है कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पर जो है आपके पास आर क्यूब बचा। अब जो है आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब बराबर जो है इसका ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 288, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ गुणा में 3 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर है इसके भाग में चला जाएगा। अब जो है आप इसको 288 गुणा में 3 करिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो है, 1 मिनट रुकिए, इसको काट देते हैं। अच्छा, ये अंतिम पेज है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये 72 बार में आपका जो है कट जाएगा। तो मेरे पास जो है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो आर क्यूब बराबर जो है वो आ जाएगा 72 इंटू में 3, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको क्यूब के फॉर्म में बदलूँ तो 72 को 8 नहीं 72 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणा में 9 गुणा में 3, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्यूब बनाना है, तो आर क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 8 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 2, और जो 9 को लिख सकता हूँ आपका 3 गुणा 3, तो गुणा में 3 गुणा 3, और पहले से एक 3 था ही, इसको लगा दीजिए 3, तो अब मेरे पास ये जोड़ी बन गई और एक ये जोड़ी बन गई, इसमें से क्यू हटाना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 ले लूंगा और 3 1 ले लूंगा, तो यहाँ पे 2 गुणा में 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर आया। आप देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है इसमें कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ गया। आप सभी को समझ में आया होगा, अगर आपने ढंग से सारा वीडियो देखा, एक एक प्रश्न को अगर आपने समझा है, तो 6 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है सही है, आपको बताना है। संबंध जो है आपको आसानी से बताना आता होगा, इसमें हम सीधा सीधा कहते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 माध्य होता है, या फिर हम लिखते हैं बहुलक बराबर जो है 3 माध्य का माइनस में 2 माध्य, ठीक है ना। तो आप चाहे उस तरह से लिखें, तो उसको इधर उधर करोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो अगर इसको हमने इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो जो है ये आपका 3 मीडियन जो है, ये आपका मीडियन जो है 3 मीडियन, ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर जो है ये मोड प्लस में 2 मीन होता है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, ये मोड प्लस में 2 मीन होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को खाली स्थान कहते हैं। बहुत अच्छी, मतलब एकदम बेहतरीन जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी को पता है कि इस आलेख को जो हम तोरण कहते हैं, यानी कि ऑर्गिव कहते हैं। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता, देखो हमेशा जो घटना है ना वो घटना क्या होती है जिसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है, ठीक है, इसकी लिमिट होती है 0 से 1 के बीच में। और घटना जो है 0 से कम हो गई तो नकारात्मक चली जाएगी, तो नकारात्मक हो नहीं सकती। देखो घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, वो परसेंटेज के रूप में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के रूप में हो सकती है, बटे के रूप में भी हो सकती है, लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकती है, या फिर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 2 भी यहाँ पे ऑप्शन होता है तो 2 भी नहीं होती, तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से पूछा गया यदि पीई हमारे को दे रखा है पीई बराबर 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता, तो जो है पीई नहीं की प्रायिकता जो है वो क्या होती है, जो हमारे को प्रायिकता दी गई है, टोटल प्रायिकता मैंने बताई है 1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, 1 में से जो है हमारे को एक प्रायिकता दे रखी है तो 1 माइनस में जो है पीई कर देंगे, ठीक है, और 1 माइनस पीई कर दीजिए, पी की वैल्यू क्या है 0.05, तो आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.05 करोगे तो ये आ जाएगा 0.95, ठीक है, इसमें आप जैसे 0.5 जोड़ोगे तो ये वापस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, जिसके माध्यम से हमने पूरे वीडियो को 40 के 40 प्रश्न को आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया, इंग्लिश जहां तक हो सका मैक्सिमम यूज किया। और फिर भी अगर इंग्लिश मीडियम के किसी भी सब्जेक्ट की आप डिमांड करते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपको किस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर दें, हमने आपके ऑल जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं, तो आप जो है एमसीक्यू के सारे ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं इसी वीडियो के सामने आ रही है प्लेलिस्ट, उसको चेक करके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।